हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेवाड़ रियासत पढ़ रहे थे हम विद्यार्थियों। आज चर्चा करते हैं आगे। पिछली क्लास में हमने महाराणा मुगल तक पढ़ लिया था विद्यार्थियों। आज मुगल से आगे एक भारत के महान शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। न केवल राजस्थान अपितु भारत का भी वो महान शासक है। मैं अगर बात करूं उस महान शासक की, तो जिस समय वो शासक हुआ था, भारत के शासकों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण शासक था, सबसे महान जो शासक था, वो जो शासक था उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। न केवल उस शासक ने युद्ध क्षेत्र में अपना काम किया, अपितु सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अनेक योगदान दिए, जिसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वीडियो जरूर बड़ा होने वाला है विद्यार्थियों, लेकिन ध्यान रखें एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलने वाला है। आज की क्लास आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन निर्धारित करेगी विद्यार्थियों। पिछले पेपर आप देखना, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान लेवल की, आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है विद्यार्थियों। आज उस महान व्यक्तित्व के बारे में, महान शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, और उस शासक का नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा विद्यार्थियों। तो कुंभा के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास हमने मुगल तक पढ़ ली थी विद्यार्थियों, और हमने पढ़ा था कि मुगल की हत्या मुगल के ही परिवारजनों में से एक क्षेत्र सिंह के दासी पुत्र चाचा और मेरा ने महपा पवार और इक्का की सहायता से मुगल की हत्या कर दी। जिलवाड़ा अभियान के दौरान छावनी में घुसकर उनके हत्या कर दी थी, जिसके बाद चाचा और मेरा महपा पवार वहां से भाग जाते हैं और कुंभा भी भागकर मेवाड़ आ जाता है। उसके बाद में कुंभा का राज्याभिषेक कर दिया जाता है विद्यार्थियों। और कुंभा जब शासक बनते हैं, तो कुंभा जब शासक बने विद्यार्थियों, तो 1433 में कुंभा शासक बनते हैं और 1468 तक ये राज करते हैं विद्यार्थियों। तो 1433 से 68 तक कुंभा का शासन काल हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तो कुंभा के काल की जो प्रमुख जो घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं विद्यार्थियों। महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के बारे में देखें विद्यार्थियों, लगभग ऐसा कहते हैं कि ये 12 वर्ष की आयु में शासक बन गए थे। तो इसका मतलब यह है कि इनका जन्म 1421 में हुआ होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। पहले में एक महान शासक है, इसलिए थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि मुगल के माता पिता का नाम क्या था, या मुगल के पुत्र का नाम क्या था, प्रमुख जो पुत्र था राजा बना था मुगल के बाद अगला उत्तराधिकारी क्या था, या कुंभा के माता पिता का नाम क्या था। चलिए चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। देखें कि इनके पिता का नाम, हमने पढ़ा था कि इनके पिता का नाम राणा मुगल था। मुगल जो इनके बाद मुगल के बारे में कुंभा बने थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम था सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी परमार। संरक्षक की मैं बात करूं तो संरक्षक बने थे इनके रणमल राठौड़। रणमल राठौड़, ये मारवाड़ के रणमल राठौड़, ये वही रणमल राठौड़ हैं जो मुगल के संरक्षक बने थे बाद में। प्रारंभिक संरक्षक कुंवर चुंडा बने थे, बाद में रणमल बने थे, और यही रणमल कुंभा का संरक्षक बनता है। आगे बढ़ते हैं। कुंभा का जो मूल नाम था, कुंभा का मूल नाम था कुंभकर्ण। हालांकि इतिहास में कुंभकर्ण जो था वो कुंभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? कुंभा था। आगे चर्चा करूं मैं। राजमाता का जो पद दे रखा था वो हंसाबाई को दे रखा था। हंसाबाई आगे भी काम आने वाली है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि राजमाता कौन थी? हंसाबाई। प्रमुख पुत्रों की मैं बात करूं तो प्रमुख पुत्रों में उदा और रायमल ये प्रमुख पुत्र थे। तो प्रमुख पुत्रों में हम कुंभा रायमल के बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। पुत्री, प्रमुख जो पुत्री थी इनकी, जो आगे इतिहास में काम आने वाली है हमारे, वो थी रमाबाई। तो प्रमुख पुत्री थी रमाबाई, और दो पुत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, उदा और रायमल। उदयकरण या उदा बोलते थे इसको, उदा और रायमल इनके दो पुत्र थे। पुत्री का नाम रमाबाई। इनकी जो प्रमुख रानी थी उनका नाम था कुंभल देवी। प्रमुख रानी थी कुंभल देवी। कुंभल देवी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इनका कुछ सामान्य परिचय। पिता का नाम राणा मुगल, माता का नाम सौभाग्य देवी परमार, संरक्षक इनके राव रणमल राठौड़ बने थे, मूल नाम इनका कुंभकर्ण था, राजमाता हंसाबाई, पुत्र का नाम उदा या उदयकरण और रायमल। पुत्री इनकी प्रमुख रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे, और इनकी जो प्रमुख रानी थी वो थी कुंभल देवी। ठीक है, किसी भी राजा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उससे क्वेश्चंस कहां से आते हैं, उनके बारे में पढ़ना क्या है, या फिर वैसे धुन में लठ दे रहे हो कि कहां से पढ़े, क्या पढ़े। अन्यथा आप पढ़ते जा रहे हो, पता लग रहा है कि यहां से तो कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो पहले तो एक क्राइटेरिया फिक्स होना जरूरी है कि आप जहां से पढ़ रहे हो, जो भी स्रोत से आप पढ़ रहे हो, जो भी गाइड आप पढ़ रहे हो, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो पहले तो आपको यह करना चाहिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो,
जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपका जैसे ही वो टॉपिक पूरा होता है आप पिछले ईयर के क्वेश्चंस देखें, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके क्वेश्चंस देखेंगे, आपको पता लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। तो इसीलिए आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बाद में उसके क्वेश्चंस जरूर करें विद्यार्थियों। आगे देखो, अब कुंभा के बारे में जो पढ़ना है वो ज्यादातर राजा महाराजाओं के हम युद्ध वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि युद्धों में ज्यादा, इतिहास में ज्यादातर राजा युद्धों में व्यस्त रहते थे, क्योंकि युद्धों से उनकी सत्ताएं चलती थी, एक दूसरे की सीमाओं का विस्तार करना था तो वो युद्धों से होती थी और हर कोई राजा बनना चाहता। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी राजतंत्र में कि हर कोई ये चाहता कि मैं राजा बन जाऊं किसी भी तरह से। तो लड़ाइयां हर समय चलने वाली थी। लेकिन केवल कुंभा के काल की मैं बात करूं तो न केवल युद्ध क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, अपितु सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान है। तो पहले हम इनके जो युद्ध क्षेत्र है, सैनिक अभियान है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में हम इनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों जो भी इन्होंने किए थे, डेवलपमेंट किए थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो पहले प्रमुख सैनिक अभियान लेते हैं हम कुंभा के, कि क्या क्या प्रमुख सैनिक अभियान रहे। पहला सैनिक अभियान की हम बात करें, सबसे पहले विद्यार्थी जब ये शासक बने तो इनके सामने दो प्रमुख समस्याएं चल रही थी। पहली तो यह थी कि अपने पिता की हत्या का बदला लेना, मोकल की हत्या की थी चाचा मेरा ने इक्का और महबूबा पवार के साथ मिलकर। दूसरा क्या, रणवल का प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि अब राजा कुंभा था लेकिन संरक्षक रणवल था, तो हर समय रणवल अपने प्रभाव को बढ़ाता था। अभी चर्चा करेंगे इस पे। पहले मैं पहले अभियान की बात कर लेता हूं। इनका जो पहला अभियान था कुंभा का, वो था चाचा और मेरा के विरुद्ध। कुंभा को पता लगा रणवल की सहायता से कि चाचा और मेरा जंगलों में छिपे हुए हैं, तो इन्होंने भीलों की सहायता ली और भीलों की सहायता से, और रणवल अपनी सेना लेके गया। कुंभा ने रणवल को भेजा और भी अन्य सेनापतियों को भेजा और चाचा और मेरा की क्या कर दी, हत्या कर दी। चाचा और मेरा की हत्या कर दी। भीलों की सहायता से पता लगाया, रणवल भी साथ में था, इनकी हत्या कर दी। तो पहला काम तो इसने ये किया कि कुंभा ने रणवल की सहायता से चाचा और मेरा की हत्या कर दी। जिसमें सहायता किसने की थी, भीलों ने भी सहायता की थी, क्योंकि जंगलों में छिपे हुए थे। लेकिन यहां से महपा पवार एक का भाग जाते हैं, और भागकर कहां जाते हैं, महमूद खिलजी के पास। महमूद खिलजी के पास, महमूद खिलजी कहां का, मालवा। तो मालवा की शरण में चले जाते हैं ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, चाचा मेरा की हत्या कर दी, लेकिन महपा पवार और इक्का जो है वो महमूद खिलजी के पास चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर मैं बात करूं, ये तो पहला सैनिक अभियान था कि चाचा मेरा की हत्या कर दी, अपने पिता के हत्यारों का क्या ले लिया, बदला। हालांकि महपा पवार का भाग जाते हैं मालवा के शासक महमूद खिलजी की शरण में। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हुआ वो था कि अब जो है, यहां हम बढ़ रहे थे कि रणवल जो था अपना प्रभाव जमा रहा था लगातार। रणवल जो था अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा था, और एक दिन क्या हुआ, किसी बात को लेकर कुंवरचुंडा जो था उनके भाई से इनकी खिटपिट हो गई, और बाद में उन्होंने क्या किया कि जो इनका भाई था राघवदेव, उसकी हत्या करवा दी। कुंवरचुंडा का भाई था राघवदेव, जिनकी क्या करवा दी, हत्या। हालांकि देखो दो गुट बन चुके थे, दो गुट रहा करते थे मेवाड़ में, एक तो सिसोदिया गुट और एक राठौड़ों का गुट। यानी जो रणवल जो था, रणवल का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा था, तो रणवल ने क्या किया, ऊंचे ऊंचे पदों पर, उच्च जो पदाधिकारी होते थे उनकी जगह स्थान पर जो सिसोदिया थे उनकी जगह राठौड़ों को नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। तो अब सिसोदिया का प्रभाव कम हो रहा था, राठौड़ों का बढ़ रहा था। तो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाया था रणवल राठौड़ ने, और जब इसमें रोक टोक कर रहा था राघवदेव, तो राघवदेव की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये रणवल राठौड़ राघवदेव की हत्या कर देता है। राघवदेव कौन था, कुंवरचुंडा का भाई था, कुंवरचुंडा का भाई। ये बात अब धीरे धीरे जब इस बात का पता हंसाबाई को लगता है कि यहाँ तो रणवल अपना प्रभावी वर्चस्व बढ़ाने लग गया, लगातार उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इधर बात इस तरह से है कि एक दिन क्या है कि रणवल राठौड़ जो है वो भारमली के पास जाता है। अभी भारमली कौन थी, भारमली थी इसकी प्रेमिका, रणवल राठौड़ की प्रेमिका। रणवल राठौड़ की जो प्रेमिका थी उनका नाम था भारमली, यानी गर्लफ्रेंड थी। और हुआ इस तरह से कि ये जो भारमली थी ये डावरिया प्रथा के तहत मेवाड़ आई थी। डावरिया प्रथा क्या है, जब भी किसी राजकुमारी का विवाह हुआ करता था दूसरे रियासत में, तो उस रानी के साथ कुछ दासियां आती थी सेवा के लिए, और वो उन दासियों की जो प्रथा हुआ करती थी, उनको भेजने की जो प्रथा थी,
वो डाबरिया प्रथा कहलाती थी। तो डाबरिया प्रथा के तहत ही हंसाबाई का जब विवाह हुआ था राणा लाखा के साथ, तो हंसाबाई के साथ में कुछ दासियां आई, उनमें से एक थी भारमली। अब भारमली रणमल राठौड़ की गर्लफ्रेंड थी। एक दिन क्या हुआ, लगा रणमल इससे मिलने आया करता था, रणमल आया एक दिन इससे मिलने, और रणमल ने कहा भारमली से कि भारमली अब तेरे दिन जल्दी बदलने वाले हैं, अब मैं तुझे रानी बनाने वाला हूं जल्दी। भारमली ने कहा कि तू होश में तो है, आजकल क्या बोल रहा है। उसने कहा बिल्कुल होश में हूं, और मैं तुझे एक बड़े राज्य की रानी बनाने वाला हूं, और वो किसकी, मेवाड़ की। मैं मेवाड़ की रानी बनाने वाला हूं तुझको। उसने कहा कि तू क्या कर रहा है, जिसका खा रहा है उसी की साथ गद्दारी कर रहा है क्या। उसने कहा कुछ नहीं, तुझे रानी बनना है और अब सब कुछ मेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, अब राजा तो मुझे बनना ही है। और भारमली को इस तरह का लोभ दे दिया कि भारमली अब तो रानी जल्दी बनने वाली है। लेकिन भारमली सच्ची देशभक्त थी, उसने ये सारी बातें अगले दिन हंसाबाई से जाके कह दी कि ऐसे ऐसे बात है राजमाता जी की, जो आपका भाई है, हंसाबाई का भाई था रणमल राठौड़, जो आपका भाई है वो कुंभा को मारना चाहता है, और जो प्लानिंग थी पूरी वो बता दी। हालांकि रणमल राठौड़ ने पहले ही बता दिया था कि कुंभा को मार के मैं राजा बन जाऊंगा और तुझे मैं रानी बनाऊंगा। ये सारी बातें हंसाबाई तक पहुंच गई। अब हंसाबाई बेचारी क्या करे, ऐन मौके पर रणमल को मना कर नहीं सकती कि रणमल तू चला जा। रणमल क्यों जाए, रणमल आया था, मुसीबत में बुलाया था, कि जब मोकल मर गया था तो कुंभा का संरक्षक बनाने के लिए बुलाया था। अब क्या करे बेचारे। हंसाबाई को ऐसी मुसीबत के समय में फिर याद आया कुंवरचुंडा, और कुंवरचुंडा को उसने याद किया और कुंवरचुंडा को बुलाया और कुंवरचुंडा को मैसेज करके बताया कि कुंवरचुंडा ऐसे ऐसे बात है, अब तुम आ जाओ, अब हमें मेवाड़ में आपकी जरूरत है। छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, अपने लड़ाइयों का क्या नाराज होना। जब मेवाड़ को आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो आप आओ। उधर चुंडा को भी ये लगा था कि कहाँ मालवा में नौकरी कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे, अपनी रियासत में जाएंगे, अपने पैतृक गांव में जाएंगे, तो वहां कुछ अलग ही आनंद है। कुमान जो था कुंवरचुंडा, वो सोचने लगा कि बताओ कब आना है। उन्होंने कहा जल्दी आ जाओ। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अर्ली ट्रेन पकड़कर कहाँ आ जाता है, ये मालवा आ जाता है विद्यार्थियों। तो मालवा से मेवाड़ आ जाता है। तो कुंवरचुंडा इधर कहाँ आ जाता है, मेवाड़ आ जाता है, और मेवाड़ में आकर हंसाबाई से मिलता है, हंसाबाई से पूरी जानकारी इकट्ठी करता है कि ऐसे ऐसे बात है, ये इस तरह से जो रणमल जो है वो कुंभा की हत्या करना चाहता है, पूरा पक्का स्रोत है, हमने पता लगवा लिया है, अब बताओ क्या करें ऐसे समय। अब रणमल पूरा डाकी टाइप का आदमी था, लगभग 1.5 क्विंटल वजन था, उसमें 150 किलो वजन था, और ये लंबा पूरा 7.5 फुट हाइट थी उसकी। आमने सामने कोई लड़ाई लड़े तो एक दो को तो वो वैसे ही मार दे, तो उससे लड़ने की हिम्मत नहीं होती, किसी सामने जाने की हिम्मत नहीं होती, क्या पता कब इधर उधर फेंक दे उठा के। तो रणमल से लोग डरते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। लेकिन कुंवरचुंडा जो था उसने बड़ी वीरता से कहा कि अब इसका एक ही समाधान है, अगर वो कुंभा की हत्या करना चाहता है तो हमें उससे पहले हम रणमल की हत्या कर देंगे। चलो ठीक है, रणमल की हत्या कर देंगे, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, उसकी हत्या करे कौन। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि उसकी हत्या करे कौन। अब इन सब के लिए जब चर्चा वगैरह की कि हत्या कौन करे, तो फिर उनको एक बार फिर याद आई भारमली, और भारमली से कहा कि अब भारमली ये काम तू ही कर सकती। भारमली ने कहा कि मैं कैसे। उसने कहा एक बार फिर से देशभक्ति दिखाने का मौका है, स्वामी भक्ति दिखाने का मौका है। आप ऐसा कीजिए कि रणमल आपके पास आता ही है, डेली का आता है, आप इसको क्या है कि अधिक शराब पिला दीजिए, जिससे क्या है बेहोश सा हो जाएगा, और फिर हम इसकी क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। एक योजना बनाई, एक योजना के तहत। और भारमली क्या करती है, जब रणमल आता है, रणमल कहता है कि खाना वगैरह लगाओ। भारमली देखा आज खाना नहीं, आज तो कुछ पीना वगैरह हो जाए। रणमल कहता है कि आज कैसे, आज तेरा मन कैसे हो गया पीने का, आज तक तो तूने कभी कहा नहीं, आज कैसे इतनी रोमांटिक हो रही है। भारमल ने कहा नहीं नहीं, रोजाना बाहर पी के आते हो, आज तो यही मैंने आपके लिए पैक वगैरह बना के रख रखे हैं। रणमल कहा ठीक है, तेरे साथ पी लेंगे, हमारा क्या है, पूरा लंबा पूरा आदमी, उसको क्या हो 2-4 पैक से। तो भारमली जैसे उसको पैक बना के देने लगी, वो लगातार पीता रहा। अब 4-5 पैक से उसको क्या होने जाना है, उसने पिया। लेकिन भारमली को तो उसको इतनी पिलानी थी कि वो अपना होश खो बैठे। लगातार भारमली इसको पैक बनाती जा रही है और पीता जा रहा है पूरा।
एक क्षण ऐसा आया कि रणवल पीकर बेहोश सा हो गया। बेहोश हो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, भारमली ने अपना काम कर दिया, स्वामी भक्ति दिखाई, देशभक्ति के लिए अपने जो प्रेमी था उसकी भी बलि दे दी। तो आगे जो हुआ कि भारमली ने अपने जो सेनापति थे, जितने भी मेवाड़ के सेनापति थे, उनको बुलाया और उनसे कहा कि ऐसे अब ये बेहोश हो गया है, नियम नशे की हालत में है, इसको कुछ भी होश नहीं है, तो आप देख लो जैसा करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, सिसोदिया सरदार थे, वो आए, उन्होंने उसको क्या है, चारपाई से बांध दिया, ऐसा कहते हैं, चारपाई से बांध दिया, हाथ पैर बांध दिए उसके। और अब क्या करता है, एक जो सेनापति था वो उसके सीने में छुरा घोंपता है। जैसे ही छुरा घोंपा, उसकी आंखें खुल गई। दो लोग वहां थे, छुरे घोंप रहे थे, और जैसे वो दोनों छुरे घोंप रहे थे, उसकी आंखें खुली और उसने खड़े होकर खाट से, ऐसा कहते हैं कि चारपाई से खड़े होकर उन दोनों को पकड़ लिया और दोनों की हत्या कर दी। दोनों को गर्दन पकड़ के यूं मार दिया। वो दोनों गए, लेकिन उसके बाद में उस रणवल की भी हत्या वहां हो जाती है। तो रणवल मर गया, लेकिन मरते मरते दो को ले बैठा। अब आप देखिए कि वो कितना ताकतवर था। न केवल जब बेहोशी की सी हालत में, नशे की हालत में जब वो दो को ले गया मरते मरते भी, तो अगर वो होश में होता तो उससे टक्कर लेने वाला नहीं था उन्होंने। तो इसीलिए उनको इस तरह से मारा गया। तो इसमें सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा था वो भारमली का रहा था। भारमली रणवल राठौड़ की हालांकि प्रेमिका थी। अब आप ये बोल सकते हो कि बेवफाई कर गई। आगे हम पढ़ते हैं कि डावरिया प्रथा के तहत हंसाबाई के साथ ये मेवाड़ आई थी, तो ये भारमली का था। तो इस पे हम पढ़ते हैं कि रणवल की हत्या करवाई। तो कुंभा ने इस तरह से रणवल की हत्या करवाई, और जिसमें प्रमुख योगदान रहा था कुंवरचुंडा का और भारमली का। इस तरह से रणवल राठौड़ की हत्या हो जाती है। तो दोनों जो प्रमुख काम थे कि एक तो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था और एक अपने पिता की जो हत्यारों का बदला लेना, वो दोनों काम कुंभा ने कर दिए। आगे बढ़ते हैं। जब ये रणवल की हत्या हुई तो रणवल का ज्यादातर परिवार मेवाड़ ही रहता था। हमने बताया था आपको, अपने चाचा, बुआ, भतीजे सबको वहां ले आया था मेवाड़ में। बेटे जितने भी लोग थे उन सबको मेवाड़ में ले आया। इधर इन्हीं का एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। रणवल का पुत्र था राव जोधा। राव जोधा भी मेवाड़ में था। उधर संगीत वगैरह में व्यस्त था। जैसे उसको पता लगा, ऐसा कहते हैं कि संगीत वगैरह चल रहा था, एक जो संगीत गायन करने वाला था उसको पता लग गया कि रणवल मर गया, और अब सिसोदिया सरदारों ने एक योजना बनाई है कि सभी राठौड़ों को मारना है, राठौड़ सरदार जितने भी उन सबको मारना है। उसको पता लग गया, उसने मारवाड़ी में कुछ दुआ बोला और ये कहा कि भाग जोधा भाग, थारो रणवल मारो जाए। यानी जोधा भाग जा, रणवल मारा जा रहा है, रणवल मारा जा रहा है, जोधा भाग जाए, भाग सके तो, नहीं तो तेरा नंबर है अगला। इस तरह से कुछ पंक्तियों के माध्यम से उसने बोला और जोधा को पता लग गया और जोधा सीधा यहाँ से भाग जाता है चप्पलें उठा के। जोधा भागता है, जोधा के साथ में कुछ और भी लोग थे, वो सीधे भाग जाते हैं। उधर पता लगता है चुंडा को पता लगता है कि जोधा भाग गया, लेकिन भाग के जाएगा क्या, अपने राज्य में तो जाएगा। तो ऐसा करते क्यों ना उसके घर पे ही अधिकार किया जाए। तो चुंडा जो है वो अपने सैनिकों के साथ मंडौर जाता है, और मारवाड़ के जो शासक थे उनकी राजधानी मंडौर हुआ करती थी। मंडौर गया और मंडौर पर अधिकार कर लेता है। तो राव जोधा की मैं बात करूं तो राव जोधा जो था वो राव जोधा मेवाड़ से भागकर कहां जाता है, मंडौर। लेकिन मंडौर पर अधिकार किसने कर लिया, चुंडा ने अधिकार कर लिया। उसके बाद में राव जोधा भागकर कहां चला जाता है, काहुनी गांव बीकानेर। ध्यान रखना, जब कुंभा ने आक्रमण किया तो राव जोधा कहां जाता है, काहुनी गांव बीकानेर चला जाता है। तो ये राव जोधा का थोड़ा हम आगे और पढ़ेंगे, इधर उधर भटकता रहा राव जोधा निर्वासित काल। जब मारवाड़ रियासत पढ़ेंगे तो हम इसका निर्वासित काल भी पढ़ने वाले हैं। तो ये राव जोधा मेवाड़ से मंडौर गया, लेकिन मंडौर पर चुंडा ने अधिकार कर लिया। बाद में भागकर कहां चला गया, काहुनी गांव बीकानेर चला गया। तो इस तरह से ये जोधा के बारे में था। आगे देखें कि डावरिया प्रथा के तहत हमने देखा कि भारमली आई थी मेवाड़, रणवल की प्रेमिका थी, रणवल की हत्या करवाने में प्रमुख भूमिका रही थी भारमली की। और जब रणवल की हत्या हुई तो जोधा जो था वो भागकर मंडौर आया, मंडौर से काहुनी गांव गया और काहुनी गांव में रहने लगा। इधर चुंडा ने मंडौर पर अधिकार कर लिया। ये हमने यहाँ पे देखा, राव जोधा रणवल का पुत्र था। ठीक है, अब देखिए ये घटना जो है लगभग 1438 के आसपास की है। लगातार ये चलता रहा। उधर होता क्या है कि जोधा जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आक्रमण करता रहता है, लगातार धीरे धीरे आक्रमण करता है।
कभी कहाँ आक्रमण किया, कभी कहाँ आक्रमण किया, और जो है मंडौर पर आक्रमण ज्यादा करता है। काहुनी गांव से सीधा मंडौर, और मंडौर पे कब्जा था चुंडा का, चुंडा। लेकिन लगातार हार जाता है राबजोधा, लगातार हारता रहता है, बार बार हारता रहता है, बार बार हारता है। कई बार प्रयास किया लेकिन युद्ध में सफलता नहीं मिली। लगातार मंडौर पे आक्रमण करता रहा क्योंकि उसका क्षेत्र था, उसका राज्य था, मंडौर जीतना था राबजोधा को। तो राबजोधा ने कई बार मंडौर पर आक्रमण किया लेकिन नहीं जीता। अब इन बात से परेशान एक बार क्या हुआ, एक बार मंडौर पे आक्रमण किया, एक युद्ध में घायल हो गया, ज्यादा घायल हो गया तो घोड़े पे सवार, घोड़ा जो है इधर उधर जंगलों में भटकता हुआ पानी की तलाश में, उधर मारवाड़ के वो कटीले रेगिस्तान, कटीली झाड़ियां, उधर धौरों के बीच में घूमता घूमता राबजोधा एक बार बुरी तरह घायल हो जाता है और घोड़े पे बेहोश हो जाता है। घोड़ा धीरे धीरे उसको एक किसान की कुटिया के पास ले जाता है। उधर किसान तो था नहीं, किसान की पत्नी थी, उसने देखा कि घुड़सवार है जो अवस्था में, घायल अवस्था में है और बेहोश पड़ा हुआ है। उसने घोड़े से उसको उतरवाया और उसको पानी वगैरह पिलाया। उसको थोड़ा बहुत होश आया, उसने कहा कि कुछ खाना खाओगे या नहीं? तो राबजोधा ने कहा कि भूख तो बहुत लग रही है भाई, खाना मिल जाए तो बढ़िया है। और उस समय मारवाड़ क्षेत्र में खाने के नाम पे हुआ करता था खिचड़ा। जैसे बीमार आदमियों को खिचड़ी खिलाते हैं उसी तरह से खिचड़ा टाइप का होता था। तो वहां पे मारवाड़ क्षेत्र में खिचड़ा बनता था। तो उस महिला ने खिचड़ा ले आई, गरम गरम खिचड़ा था, बना हुआ था, उसको ले आई, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया बीच में। अब जोधा को इतने दिन बाद अच्छा खाना मिला, घी दिखाई दिया, जोधा ने सीधा देखा और उसमें बीच में हाथ डाल दिया। और जैसे उसने हाथ डाला, गरम घी, गरम खिचड़ा, उसके हाथ जल गए, उंगलियां जल गई। वो महिला देख रही थी और उसको बोल रही थी कि तुझ पे तो, तू तो जोधा की तरह बावड़ा है, तू तो उस जोधा की तरह बावड़ा है, तुझ पे तो खिचड़ा खाना भी नहीं आता। अब उसने जैसे ही बोला कि तू तो जोधा की तरह पागल है, उसके दिमाग में बत्ती जली कि भाई जोधा से कह रही है जोधा की तरह पागल है, इसमें क्या है? तो उसने बोला कि मैं ऐसा क्या है, जोधा की तरह बावड़ा कैसे, जोधा कैसे बावड़ा है? उसने कहा कि जोधा जो है लगातार इतने सालों से 10-15 साल 10-12 साल से लगातार आक्रमण कर रहा है। और आक्रमण कहां कर रहा है? बीच में मंडौर पे आक्रमण कर रहा था, डायरेक्ट मंडौर, लेकिन जीत नहीं रहा था। अगर मंडौर पे आक्रमण नहीं करे, मंडौर की सीमा के आसपास के गांव को जीते, आसपास के गांव को अगर वो जीतने का प्रयास करे तो उसके पास में कब्जा हो जाएगा आसपास के गांव में और सेना में भी वृद्धि होगी। ये बात जब उस महिला ने बोली तो जोधा के दिमाग में आया कि ये बात तो मैं सोच ही नहीं रहा था। आज तो इस माई ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दे दी। और जोधा ने फिर आगे ये किया, यहां से जोधा जब गया तो जोधा ने 2 शिक्षा ले ली। एक तो क्या कि अब आक्रमण मंडौर पे नहीं करना, आसपास के क्षेत्रों में करना है। दूसरा, खिचड़ा कैसे खाना है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 बातें जोधा ने यहां से सीखी। अब जोधा यही करता है, आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करता है। प्रॉपर मंडौर पे कब्जा नहीं किया, आसपास के क्षेत्रों पर धीरे धीरे मंडौर की ओर बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। लेकिन अब जोधा ये कहता है, जोधा मैसेज भिजवाता है हंसाबाई को, और हंसाबाई से कहता है कि बुआ अब तो मैंने बहुत सारे क्षेत्र में, बुआ लगती थी राबजोधा की है क्योंकि इनके पिता की बहन थी, हंसाबाई रणवल की बहन थी। तो ये कहता है कि बुआ जी अब तो मैंने बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया मेरा, अब अगर तुम चाहो तो मुझे मेरा मंडौर वापस दिलवा दो, नहीं तो कुछ दिन बाद में मैं जीत ही लूंगा। और वैसे भी जब से हमने आपके साथ शादी की, आपकी वहां मेवाड़ में शादी की है, हमें कुछ लाभ ही नहीं हुआ। हंसाबाई को लगा बात तो सही है। उसने कहा देख ये कहूं कि मेरा जो पिता था वो मुक्कल की सहायता करने के लिए आया था, मुक्कल का संरक्षक बना था, आपने उसकी हत्या करवा दी। इधर अब मुझे अगर मंडौर दिला दो तो मेरा काम बन जाए, और वैसे भी वो हमारे अधिकार में है। तो हंसाबाई क्या करती है, कुंभा से बात करती है, कुंभा से कहती है कि पड़ोसियों से क्या दुश्मनी लेना, और वो तो अपने सगे संबंधी है, अगर आप कहो तो आपकी संधि करवा दें। कुंभा मान जाता है, दादीसा की बात मान जाता है, और कुंभा और राबजोधा के मध्य में एक संधि होती है। कुंभा और राबजोधा के मध्य में एक संधि होती है, कुंभा मेवाड़ और जोधा मारवाड़, और उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि, और ये होती है 1453 में।
आवल बावल की संधि 1453। संधि किस किस के मध्य होती है? कुंभा और रावजोधा। आवल बावल नाम इसलिए रखा गया कि जो मेवाड़ की बाउंड्री थी उधर आंवला की झाड़ियां ज्यादा थी, आंवला के पेड़ ज्यादा थे, तो आंवला के पेड़ को तो मेवाड़ की सीमा तय कर दी, और बबूल के पेड़ तो थे, बावल बबूल के जो पेड़ थे, खिजड़ी के जो वृक्ष हुआ करते थे, उस साइड को बोल दिया गया मारवाड़। तो इस तरह से मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं तय की, इसीलिए इसको आवल बावल की संधि कहा गया। 1453 में हंसाबाई की मध्यस्थता में यह संधि हुई थी, हंसाबाई की मध्यस्थता में यह संधि हुई थी, और जो इनका केंद्र माना गया था वो माना गया था सोजत पाली को। सोजत पाली से इनकी सीमाएं निर्धारित की गई कि भैया अब लड़ाई नहीं होगी, इधर वाला क्षेत्र मारवाड़, ये सोजत, और इधर वाला क्षेत्र मेवाड़। इस तरह से इनकी सीमाएं तय की मेवाड़ मारवाड़ की, और केंद्र माना गया सोजत को। केंद्र कौन सा हो जाएगा? सोजत। सोजत कहां पड़ता है अपना? पाली में पड़ता है। तो ये जब संधि हो गई उसके बाद में रावजोधा इस संधि को मजबूत बनाने के लिए पहले क्या करते थे, राजा महाराजा अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया करते थे, पुत्र का या पुत्री का विवाह कर दिया करते थे, जिससे क्या होता था कि गठबंधन जो है मजबूत हो जाता था। और यही काम जोधा ने किया। जोधा कमजोर था, इसलिए उसने को लगा कि अब यही काम करना उचित है, जिससे क्या है मुझे मेवाड़ की तरफ से कोई भी नुकसान ना हो। तो जोधा ने क्या किया? जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह, जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर या श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया, और इसी संधि के तहत श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ किया। थोड़ा सा ध्यान रखना कि संधि हंसाबाई की मध्यस्थता में हुई, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाएं निर्धारित की गई, केंद्र सोजत पाली को बनाया गया, और रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह रायमल के साथ किया। तो ये था दूसरा सैनिक अभियान, रणबल की हत्या करना। रणबल से संबंधित हमने रावजोधा देखा। रावजोधा काहुनी गांव में रहने लगा था, वहां से मंडल पे आक्रमण करने लगा, लेकिन बाद में उसने आसपास के गांव जीते, और उसके बाद आवल बावल की संधि होती है 1453 में, और इस तरह से ये केंद्र बनाया गया सोजत पाली को, और अपनी पुत्री का विवाह कर देता है रायमल के साथ में। तो ये कुछ सामान्य सी प्रमुख अभियान थे, इनके सामान्य सैनिक अभियान थे। 2 सैनिक अभियान अभी हमने देखे। तीसरा, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। तीसरा जो सैनिक अभियान है वो इस तरह से पढ़ेंगे हम कि महपा पवार और इक्का दोनों कहां चले जाते हैं? महमूद खिलजी के पास। महमूद खिलजी कहां का? मालवा का। तो मालवा के शासक के पास चले गए। इधर कुंभा क्या करता है? कुंभा पत्र लिखता है महमूद खिलजी को, और महमूद खिलजी से कहता है कि मेरे 2 जो भागे हुए यहाँ से विद्रोही हैं वो आपके पास है, अगर आप उन्हें मुझे लौटा दो तो बहुत अच्छा हो। महमूद खिलजी कहता है ये तो हमारी शरण में आए, शरणागत की रक्षा करना तो हमारा फर्ज है, तो मैं इनको तो नहीं लौटा सकता, और लौटा दे, नहीं तो हमारे पास दूसरा विकल्प है। नहीं माना। तो महमूद खिलजी जब नहीं लौटाता है इक्का महपा पवार को, तो महाराणा कुंभा महमूद खिलजी पर आक्रमण करने वाला है विद्यार्थियों। तो तीसरा जो सैनिक अभियान है वो महमूद खिलजी के साथ हम युद्ध पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, आगे हम चर्चा करेंगे इससे आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा विद्यार्थियों आपने। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड आपके सामने है। चलिए देखिए, 2 सैनिक अभियान हमने पढ़ लिए थे। तीसरे सैनिक अभियान की मैं बात करता हूं, मालवा अभियान। तीसरा जो सैनिक अभियान है वह मालवा अभियान। मालवा की बात करें, हम बात कर रहे थे कि जो दूसरा सैनिक अभियान अभी हमने देखा था, दूसरे सैनिक अभियान में हमने देखा था कि महपा पवार और इक्का, महपा पवार और इक्का ये दोनों कहां आ जाते हैं? भागकर मालवा आ जाते हैं। मालवा का शासक था महमूद खिलजी, महमूद खिलजी की शरण में आ जाते हैं। लेकिन राणा कुंभा ने कहा कि इन दोनों को मुझे दे दे, लेकिन महमूद खिलजी मना करता है कि नहीं, ये मेरी शरण में आए, मैं इनको वापस नहीं भेजूंगा। अक्सर क्या है, पहले एक बार क्या हुआ था, महमूद खिलजी का कोई विद्रोही था उमर खां, और उमर खां कुंभा की शरण में गया था। तब महमूद खिलजी ने कुंभा से कहा था कि तुम मेरे उस विद्रोही को मुझे दे दे, लेकिन कुंभा ने उस समय कुंभा ने मना कर दिया था। अब की बार महमूद खिलजी ने मना कर दिया, लेकिन कुंभा कहता है कि इनके चक्कर में तेरे से लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी, तू मारेगा, तू मरेगा। नहीं, हम देख लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे इसको। तो महमूद को मान कहा ठीक है चलो देख लेंगे। तो महमूद खिलजी पर आक्रमण करने चला जाता है कुंभा, और एक युद्ध लड़ा जाता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर एमपी में एक जगह पड़ती है। 1437 में ये युद्ध हुआ था, मालवा विजय, हम सारंगपुर के युद्ध के नाम से इसको जानते हैं।
राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य में युद्ध होता है जिसमें कुंभा की विजय होती है और कुंभा इस युद्ध में मेहपा पवार और इक्का को क्या कर देता है, इनकी हत्या कर देता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एक बात है वो ये है कि इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया, तो सारंगपुर युद्ध या फिर मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया चित्तौड़ में, कुंभा ने करवाया। व्यापार इक्का इनमें मारे जाते हैं। तो ये सारंगपुर का युद्ध था विद्यार्थियों। 1437 में पराजित हो जाता है महमूद खिलजी। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये महमूद खिलजी की थोड़ी बहुत बातें आगे देखें। आगे अगला जो अभियान है वो है नागौर अभियान, नागौर विजय। हमने मोकल के बारे में पढ़ा था, मोकल के बारे में हमने ये भी पढ़ा था, श्रृंग ऋषि का लेख ये कहता है कि मोकल ने फिरोज खान को पराजित किया। फिरोज खान नागौर का शासक था जिसको पराजित किया। अब आगे फिरोज खान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में फिरोज खान का पुत्र शम्स खान राजा बनता है, लेकिन इसका विरोध करता है फिरोज खान का भाई यानी शम्स खान का चाचा मुजाहिद खान। फिरोज खान का भाई मुजाहिद खान शम्स खान का विरोध करता है और शम्स खान को हटाकर राजा बन जाता है मुजाहिद खान। दोबारा सुने विद्यार्थियों, मोकल ने फिरोज खान को हराया, हमने पढ़ा था पहले, और फिरोज खान का पुत्र शम्स खान अगला राजा बनता है, लेकिन मुजाहिद खान जो शम्स खान का चाचा था, फिरोज खान का भाई था, ये इनको पराजित हराता है और शम्स खान को हटाकर खुद राजा बन जाता है। अब शम्स खान बेचारा क्या करेगा, शम्स खान भागकर कुंभा की शरण में जाता है और कुंभा इनकी सहायता करता है, कुंभा की सहायता से शम्स खान पुनः राजा बन जाता है। लेकिन जब ये राजा बना तो दो शर्तें रखी कुंभा ने। पहली शर्त यह रखी कि नागौर की मरम्मत नहीं होगी, जो नागौर दुर्ग है उसकी मरम्मत नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर आप सहायता करोगे। अगर मेवाड़ की अगर जरूरत पड़ती है तो नागौर सहायता करने आएगा, और दूसरी बात यह है कि नागौर दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। शम्स खान ने दोनों बातें मान ली, तो कुंभा ने इनकी सहायता कर दी और कुंभा ने दोबारा से शम्स खान को राजा बना दिया और मुजाहिद खान को पीट पीट के भगा दिया। यहां तक ये तो शम्स खान राजा बन जाता है, मुजाहिद खान भाग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद शम्स खान संधि शर्तों का उल्लंघन करने लग जाता है, नागौर दुर्ग की मरम्मत करने लग गया। इधर सहायता करने की बात आई तो सहायता नहीं करता है, टैक्स वगैरह देना बंद कर दिया। कुंभा क्या करता है, फिर जब संधि शर्तों का उल्लंघन होने लगा तो कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया और नागौर पर अधिकार कर लिया, लेकिन शम्स खान भागकर गुजरात चला जाता है। नागौर पर तो अधिकार कर लिया लेकिन शम्स खान यहां से भाग जाता है। तो ये नागौर अभियान था। नागौर में किसको पराजित किया, पहले मुजाहिद खान को पराजित किया और शम्स खान को राजा बनाया। उसके बाद शम्स खान ने संधि शर्तों का उल्लंघन किया तो शम्स खान को पराजित कराया, शम्स खान को पराजित किया, लेकिन शम्स खान भागकर गुजरात चला गया। इधर गुजरात जब गया तो गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, और कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया शम्स खान। न केवल जाता है और उससे कहता है कि वो हम दोनों तो भाई भाई हैं, और वो नागौर का जो एक हिंदू शासक है, वो मेवाड़ का जो हिंदू शासक है वो हमें मार रहा है, तू भी मुसलमान मैं मुसलमान, क्यों ना मिलके उसका सामना करें। दूसरा शम्स खान क्या करता है, एक दाव और खेलता है, अपनी पुत्री का विवाह और कर देता है। अपनी पुत्री का विवाह कर दिया गुजरात शासक के साथ, तो पुत्री का विवाह कर दिया कुतुबुद्दीन के साथ, और फिर कहता है कि अब हम मिलके आक्रमण करें। ठीक है, करते हैं मिलके आक्रमण। तो इधर कुंभा और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य युद्ध होता है, शम्स खान भी साथ में, लेकिन कुतुबुद्दीन और शम्स खान इस युद्ध में पराजित होते हैं। कुंभा की भी इस युद्ध में क्या होती है, विजय होती है। कुंभा पुनः इस युद्ध को जीत जाता है और इस युद्ध में शम्स खान मारा जाता है। इस बार शम्स खान पराजित हो जाता है और शम्स खान मारा जाता है, कुतुबुद्दीन यहां से बच के भाग जाता है। तो ये गुजरात अभियान के नाम से जाना जाता है। अब इधर कुतुबुद्दीन पराजित हो गया, इधर महमूद खिलजी पराजित हो गया। अब ये दोनों, इधर ये भी हारा हुआ और ये भी हारा हुआ, दोनों हारे हुए, दोनों कुंभा के दुश्मन, और दोनों दुश्मन भाई भाई होते, और वैसे भी दोनों मुस्लिम शासक, तो एक दूसरे का दुख, दोनों का दुख एक ही है, और समान दुख वाले वैसे भी अपने दोस्त होते, कुंभा के विरोधी वैसे, तो ये दोनों मिल जाते। हम बात करें कुतुबुद्दीन की और महमूद खिलजी की, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन साहब मिल जाते हैं और मिलकर दोनों के मध्य में एक संधि होती है, और उस संधि का नाम है चंपानेर की संधि। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों उसके बारे में। इधर इसको गुजरात अभियान में कुतुबुद्दीन को हराया, उधर महमूद खिलजी को हराया था सारंगपुर युद्ध में, अब दोनों मिल जाते हैं। तो अगली ये संधि करने वाले हैं चंपानेर की। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, अगली स्लाइड में हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने,
चलिए अगली स्लाइड आपके सामने। सैनिक अभियान चल रहे थे, सैनिक अभियानों में 5 सैनिक अभियान हमने देख लिए थे। अगला जो सैनिक अभियान है हमने गुजरात का देखा। गुजरात में हमने देखा था कि गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन शाह मिल जाता है महमूद खिलजी के साथ, महमूद खिलजी मालवा। अब आप ये समझिए कि मालवा और गुजरात दोनों मिल चुके हैं, मालवा और गुजरात दोनों मिल चुके हैं। मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम, गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह महमूद खिलजी के साथ मिलकर, दोनों मिलकर एक संधि करते हैं और संधि का नाम है चंपानेर की संधि, जो होती है 1456 में। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें मेवाड़ बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। चंपानेर की संधि गुजरात और मालवा के मध्य होती है। मालवा का शासक महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह के मध्य होती है चंपानेर की संधि। हालांकि दोनों हारे हारे, दोनों का टुकड़ा है, दोनों मिले, दोनों ने कहा कि संधि करते हैं और मेवाड़ पे संयुक्त आक्रमण करेंगे और अगली बार जीत के आधा आधा बांट लेंगे। ऐसी पूरी प्लानिंग के साथ दोनों युद्ध करते हैं और आक्रमण करते हैं। आक्रमण होता है बदनौर नामक स्थान पर, दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं और बदनौर नामक, बदनौर ये भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, भीलवाड़ा, बदनौर नामक स्थान पर युद्ध करते हैं 1457 में। एक तरफ राणा कुंभा और दूसरी तरफ महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह, दोनों की संयुक्त सेना आक्रमण करती है, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। परिणाम यह निकला कि राणा कुंभा इस युद्ध में भी जीत जाता है। तो राणा कुंभा इस युद्ध में विजय होता है और इस विजय के उपलक्ष्य में एक माता का मंदिर बनवाता है, कुशाल माता का मंदिर। तो कुशाल माता का मंदिर जो बनवाया था वो बदनौर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ध्यान रखना, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया बदनौर में। एक बात है, तो बदनौर का युद्ध 1457, चंपानेर की संधि 1456, कुतुबुद्दीन शाह महमूद खिलजी के मध्य होती है, दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं, हार जाते हैं। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना, कुशाल माता का मंदिर इस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। अब जब इधर से महमूद खिलजी जो था वो बढ़ रहा था बदनौर की तरफ और इधर से कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से बढ़ रहा था, तो रास्ते में एक जगह पड़ती है सिरोही, और सिरोही का शासक था उस समय सहसमल देवड़ा। चौहानों की एक ब्रांच थी देवड़ा, चौहानों का एक शासक था सहसमल देवड़ा। सहसमल देवड़ा के कुछ गांव पर, कुछ गांव जो थे उन पर मेवाड़ का अधिकार था, तो ये मेवाड़ से ये भी चिढ़ा हुआ था। इधर जब कुतुबुद्दीन शाह जा रहा था, सहसमल देवड़ा से पूछा कि मैं कुंभा पे आक्रमण करने जा रहा हूं, बता तू किसका साथ देगा। सहसमल देवड़ा कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, गुजरात के शासक का साथ दूंगा, क्योंकि मेरे तो खुद दुश्मनी है कुंभा के साथ में, मेरे तो गांव दबा रखे उसने। तो इधर सहसमल देवड़ा साथ दे देता है कुतुबुद्दीन शाह का, सहसमल देवड़ा गुजरात शासक का साथ देता है, और लेकिन कुतुबुद्दीन शाह इधर पराजित हो गया। फिर बाद में कुंभा को पता लगता है कि उधर जब कुतुबुद्दीन आ रहा था तो वो सुरोही का कौन सा शासक था जिसने सहायता की थी कुतुबुद्दीन शाह की, लोग बताते वो तो सहसमल था। तो नरसिंह डोडिया नाम का एक सेनापति था, उसको भेजा और उससे कहा कि जा सिरोही पे जाके आक्रमण कर, और वो जाता है सिरोही पे जाके आक्रमण करता है, सहसमल देवड़ा को पराजित करता है और सिरोही पर अधिकार कर लेता है। तो नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में कुंभा ने सेना भेजी और सिरोही पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कारण क्या रहा, क्योंकि इसने गुजरात के शासक के साथ में जाके सहायता की थी, कुंभा के विरुद्ध आया था लड़ने, सेना भेजी थी इसने अपनी, और सिरोही विजय के उपलक्ष्य में अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाता है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया इस विजय के उपलक्ष्य में। तो आप देखिए कुंभा कितना शक्तिशाली राजा है, हमने कितने सारे सैनिक अभियान पढ़े इसको, मालवा को हराया, नागौर के मुजाहिद खां को पराजित किया, शम्स खां को पराजित किया, रणमल राठौड़ जो था उनसे निपटारा पाया, चाचा मेरा की हत्या की, महपा पवार इक्का को पराजित किया। इधर जो बड़े बड़े शासक हैं गुजरात और मालवा, दो बड़ी रियासत हुआ करती थी, इनको पराजित किया। अकेले आ रहे हैं तो अकेले मार रहा है, दोनों मिल मिल के आ रहे हैं तो मिल मिल के मार रहा है, नचा नचा के मार रहा है। अब आप देख लो इनको, मतलब दिल्ली तक कोई भी ऐसा शासक नहीं था कि जो कुंभा से टक्कर ले सके। पूरे हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक इस समय का कोई था तो वो कुंभा। अगर दिल्ली को जीतता, दिल्ली पे आक्रमण करता तो दिल्ली पे कब्जा। अब वैसे भी दिल्ली में तो कुछ था भी नहीं उस समय, हम देख रहे हैं कि दिल्ली से कोई आक्रमण नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली की हालत खस्ता चल रही थी, बिल्कुल सल्तनत काल बिल्कुल अंत की ओर था। वहां पे जो है कि ऐसी प्रमुख सत्ता नहीं थी, दिल्ली तो एक तरह से कुछ नहीं थी, छोटी रियासत मान सकते हैं, दिल्ली की तरफ से आक्रमण नहीं हो रहे थे। तो महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन, गुजरात और मालवा, इनके ज्यादा प्रमुख दबदबे थे, तो इनको इसने पराजित कर दिया। चलिए एक छोटा सा और देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन शाह जो था इसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बाद में फिर अगला राजा बनता है दाऊद खां, और दाऊद खां के बाद अगला बनता है फतेह खां, जो इतिहास में महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फतेह खां बनता है, फतेह खां किस नाम से प्रसिद्ध हुआ,
महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महमूद बेगड़ा जो है वो गुजरात पे एक जगह पड़ती है जूनागढ़ पे आक्रमण करता है। जूनागढ़ पे क्यों आक्रमण किया? क्योंकि कुंभा का बहनोई था, यानी रमाबाई का जो पति था वो का नाम था मंडुलिक, कुंभा का बहनोई। मंडुलिक पे आक्रमण करता है और मंडुलिक को पराजित कर देता है। बाद में कुंभा को पता चलता है तो कुंभा दोबारा आक्रमण करता है जूनागढ़ पे और पराजित करता है महमूद बेगड़ा को। तो महमूद बेगड़ा को भी पराजित किया था मंडुलिक के साथ मिलकर। बाद में जब मंडुलिक की मृत्यु हो जाती है तो कुंभा जो है रमाबाई ये जो थी ये कहाँ जाती है? मेवाड़ आ जाती है। बाद में रमाबाई कहाँ जाती है दोस्तों? जो मंडुलिक था बाद में रमाबाई कहाँ आ जाती है? मेवाड़ आ जाती है। और रमाबाई जब मेवाड़ आई तो मेवाड़ में इसको एक जागीर दे दी, जावर अपना उदयपुर में पड़ता है जावर। तो जावर का परगना किसको दे दिया? रमाबाई को दे दिया। आगे और पढ़ेंगे रमाबाई के बारे में, एक जावर प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे, जावर शिलालेख, उसमें हम इसके बारे में और जानकारी देखेंगे। तो कुंभा ने रमाबाई को जावर का परगना दे दिया। जावर की जो जागीर थी वो किसको दे दी? रमाबाई को दे दी। तो यहां तक थोड़ा सा आप ये ध्यान रखना कि रमाबाई को कौन सी जागीर दी गई? जावर की जागीर दी गई। तो विद्यार्थियों ये थे कुंभा के सैनिक अभियान। इतने सारे सैनिक अभियान, हम लगातार सैनिक अभियानों पे चर्चा कर रहे थे विद्यार्थियों। इतने सारे सैनिक अभियान, एक महान राजा के बारे में पढ़ा। न केवल अभी ये राजा समाप्त हुआ है, अभी तो इसका आधा पार्ट भी समाप्त नहीं हुआ विद्यार्थियों। आगे हम बने रहेंगे वीडियो में, ये सैनिक अभियान पूरे हुए इसके। अभी हम इसकी कल्चरल एक्टिविटीज की ओर ध्यान देंगे, सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर ध्यान देंगे। तो विद्यार्थियों वीडियो में बने रहिए। अगली वीडियो में हम कुंभा के जो बचा शेष भाग है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं विद्यार्थियों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और अगली वीडियो का आप इंतजार करना, जल्दी आपको वीडियो मिलने वाली है विद्यार्थियों। और इसको सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों चैनल को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी विद्यार्थियों। फिर भी अगर कोई डाउट शंका मन में रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।